मैं गिरफ्तार शुदा आला अदलिया के जज साहबान को फौरी रिहा करने का हुक्म करूंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर हां, मैं पीएन कोई नहीं, ओपीएन समझदन में हूं। ये एक तारीखी लम्हा है और ये लम्हा जो है खैरात में नहीं मिला। हम इस लम्हा को खोना नहीं चाहते। हम तमाम इदारों का, वो पार्लियामेंट है, वो जुडिशरी है, वो प्रेस है, तमाम मीडिया की आजादी के हक में है। इन तमाम इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन करेंगे। हम साबित करेंगे हम पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं हैं, हम पाकिस्तान के खादिम हैं। अवाम के खादिम बनकर रहेंगे कि ना कि वजीर आजम। हमें कुछ भी खैरात में नहीं मिला। अवाम की खिदमत करेंगे, साबित करेंगे कि अवाम के असल मसाइल को हल करना है। ये इरशाद फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यूसुफ रजा गिलानी। आज से 4 साल कबल जब वो ईवान में खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर बने और ईवान में खड़े होकर उन्होंने मुतअद्दिद वादे किए थे और बड़े इदारों की खुद मुख्तारी और उनकी सलामती के हवाले से भी उन्होंने बातें की थी। और लगता आज कुछ ऐसे ही है कि वो इस पार्लियामान के तकद्दुस के पीछे शहीद होने जा रहे हैं। अदलिया की खुद मुख्तारी की बात की, मीडिया की खुद मुख्तारी की बात की, आज़ादी की बात की, लेकिन अदलिया के हवाले से बहुत सारे अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहे हैं उस पर अमल दरामद करने से वो कासिर दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ मीडिया के हालात तो आपके सामने ही हैं। आम आदमी के, आम आवाम के मसाइल की हम बात करते हैं तो वो तो जूं के तू हैं। और 4 साल में लगता है ये कि हुकूमत तमाम तर मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। और हुकूमत के ही इदारे ने ये तस्लीम किया है, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं कि जो बेसिक अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में 79% जो है इजाफा हुआ। अगर एक चीज़ 1000 रुपये में मिलती थी तो आज उसकी कीमत 1790 रुपये है। आज के दिन हम यही सवाल उठाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर को 4 साल तो कंप्लीट हो गए, 5वें साल में वो दाखिल हो गए हैं, तो क्या इन 4 सालों के दौरान आम आदमी के लिए हुकूमत ने क्या किया? और पार्लियामान में खड़े होकर टीवी कैमरों के सामने, अवाम के सामने जो वादे किए गए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया गया? अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो ये तौहीन किसकी है? और जो ये तौहीन मुसलसल 4 साल से हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? या बस कौम को सिर्फ ये याद रहे कि हुकूमत ने अपने 4 साल तो पूरे कर लिए, जो वादे वईद किए गए थे अगर उन पर अमल दरामद नहीं होता तो सबके खैरात में उनको 1 साल और दे दिया जाए। इसी पे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत के 4 साल हो गए, 5वें साल में हुकूमत दाखिल हो गई तो आम आदमी को इस दौरे हुकूमत में 4 साल जमहूरियत में क्या क्या तोहफे मिले, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 4 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के साथ क्या किया? जो वादे वईद किए गए थे क्या वो वाकई पूरे हुए या नहीं हुए, या मकबूलियत की हुकूमत के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए? इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे फारूक अमजद मीर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस में हाल ही आपने शमूलियत इख्तियार की, अब सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सदीकुल फारूक साहब, क्या रिकॉर्ड जो कायम हुआ कि 4 साल पूरे कर लिए प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने, तो आम आदमी के हालात कुछ बदले इस 4 साल दौरे हुकूमत में, या फिर आम आदमी के हालात जूं के तू हैं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, आपका शुक्रिया। अगर किसी न किसी तरह हुकूमत में रहना और 4 साल पूरे करना कोई क्रेडिट की बात है तो फिर ये क्रेडिट वाकई आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि वो हुकूमत में हैं। लेकिन अगर हुकूमत का और जमहूरियत का मतलब अवाम की खिदमत करना है, रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि इस हवाले से बुरी तरह नाकाम हुए हैं पीपल्स पार्टी और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनकी मरकज़ी हुकूमत या जिन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, बदकिस्मती से अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफे का बायस बने। वो तमाम खराबियाँ जो परवेज़ मुशर्रफ ने अपने 8.5 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान की झोली में डाली, इस हुकूमत ने कुछ ज़्यादा ही उसमें इजाफा कर दिया। मिसाल के तौर पर इनका मंशूर ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान। आज आप देख लीजिए, आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में, जिसे इंट्रो कहते हैं, उसमें बहुत से फिगर्स कोट किए हैं। आज महंगाई कहाँ पहुँची है, आज जो लोड शेडिंग है उसको देखें, आज मुल्की और गैर मुल्की इदारे बता रहे हैं कि करप्शन किस तरह बढ़ी है। आज इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, वज़ीर आज़म
जिसकी आईनी जिम्मेदारी अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करना है, आज वो अललांग और बबांगे दोहल जलसा-ए-आम में कह रहा है मैं तौहीन अदालत करूंगा और मुझे आप सजा दे। वो कहते हैं कि वो पीएम है, पीएन नहीं है, उनको पीएन ना समझा जाए। फिर इनके नजदीक जो कहते हैं अवाम की जमात है, उनके नजदीक पीएन कोई खुदा न खास्ता जलील और घटिया चीज है। हालांकि वजीर आजम का काम, आपने कहा शहीद पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नहीं, अगर ये गए और ऐसे आदमी को जरूर जाना चाहिए तो ये करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ में जाएंगे। यानी क्या किसी सदर को इस बात पर आइन या पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ दे कि उसने करप्शन किया लिहाजा हम उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, करप्शन करता रहे। अगर कोई सदर इस तरह के काम करे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो कि एनआरओ केसेस में कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, वो ये अगर एनआरओ का मामला बेहतर होता तो वजीर आजम उस वक्त खुद भी एनआरओ के तहत अपने केस खत्म कराते हैं। उन्होंने एनआरओ के तहत खत्म नहीं करवाया। बिल्कुल, अभी हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फारूक अमजद मीर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने कलमात में शुरू में कहा था कि वो खादिम बनकर रहेंगे। अगर वो खादिम बनकर रहे तो उनकी खादमियत का असर कहां तक पहुंचा या फिर सिर्फ ऊपर तक ही रहा? देखें, वो तो जो उन्होंने पहले दिन कहा उस पर पूरा उतरे हैं। आपको याद है वो खादिम उन्होंने कहा था आसिफ अली जरदारी का बन के रहना, तो वो पूरा आवाम के सामने है कि उन्होंने उस खिदमत में और उस पैसे को बचाने में जो कि स्विस बैंकों में है, वो अपनी सीट और अपनी जो है वो इज़्ज़त दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है खिदमत की बड़ी एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। रहे अवाम, उनकी खिदमत जो है वो ना उन साहब ने की जो खादिम आला पंजाब कहलाते हैं, ना इन साहब ने की जो खादम बनने का करते थे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये अभी जो सदीकुल फारूक साहब ने जैसे फरमाया कि आसिफ अली जरदारी के वो पैसे जो स्विस बैंकों में पड़े हैं उनको बचाने के लिए, तो ये करप्शन, ये 3.5 साल जब इनके साथ रहे ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के, उस वक्त ये राज नहीं खुल सका कि ये पैसे जो हैं ये उधर पड़े हैं करप्शन के। उस वक्त तो ये कहा इनके लीडर ने कि जनाब आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी छोड़ भी दे तो मुस्लिम लीग नून उनके साथ खड़ी होगी, नाम लेके कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असल में ये पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये इस सिस्टम ने पहुंचाया है जिसको ये दोनों पार्टियां बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये अवाम का जिक्र कर, मियां साहब कहते हैं कि वो इनके इत्तेहादी जो इनके साथ है उन्होंने ये हालात किए हैं, वो तमाम तर जिम्मेदारी में इनके साथ वो जो है वो शरीक हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अगर इत्तेहादी शरीक है तो 3.5 साल वाले इत्तेहादी जो हैं वो क्यों शरीक नहीं है इस सिस्टम को बचाने के लिए? ये दोनों पार्टियां और जितने इत्तेहादी और हैं ये सब इकट्ठे हैं। अवाम को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब अगर जो है वो एक और बात जो सदीकुल फारूक साहब से मैं ये चाहूंगा कि इनको जो ये जवाब दे दें कि ये लैपटॉप जो है ये 30 अक्टूबर के बाद क्यों देने का ख्याल आया है ये अवाम, यानी आप देखें कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी करप्ट करने की कोशिश हो रही है कि हर जगह पे जो है वो पैसे दिखाएं, ये तहरीक इंसाफ की तरफ ना चले जाए। बात ये है ये सिस्टम अवाम को डिलीवर नहीं कर सकता। जो पार्टी सिस्टम को बचाना जाती है, जो पार्टी सिस्टम को बचाना चाहती है, अवाम उसके खिलाफ फैसला देंगे। बिल्कुल, सदीकुल फारूक साहब जवाब देंगे। मैं जरा फवाद चौधरी साहब से पूछ लूं, उन्होंने फारूक अमजद मीर साहब ने अपनी गुफ्तगू में खादमे आला का जिक्र भी किया और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा कि वो भी खादिम उन्होंने अपने आप को कहा। दोनों खादमीन ने, क्योंकि एक तो मरकज में और एक पंजाब में बैठे हैं, तो दोनों खादमीन ने दिया क्या और दोनों सियासी पार्टीज जो PMLN पीपल्स पार्टी क्या वो उनका गठजोड़ ऐसा है कि वो मिलकर जो कुछ कर रहे हैं वो मिलकर कर रहे हैं? देखिए आसमा, बात यह है कि मैं 35 सेकंड लूँगा बिकॉज दो हजरात ने जो कुछ बातें की हैं। पहली बात तो यह है कि आप देखें कि आपने कीमतों की जिक्र किया कि 77% कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि 125% तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। उसके साथ जो पाकिस्तान की, देखिए चीज़ों को देखने के दो रुख होते हैं। एक तरफ सही है कि कीमतों में इजाफा हुआ है और जो एनर्जी क्राइसिस है जो बुनियादी तौर के ऊपर है और वो मसले हैं जो हल करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 14,000 पॉइंट के ऊपर खड़ी है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा है। और प्राइम मिनिस्टर की जब आप बात करते हैं, मीर साहब ने ये बात की और सदीकुल फारूक साहब ने, क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वज़ीर आज़म आया है
जिसने कहा हो कि मैं अपनी पार्टी क़यादत के साथ खड़े होने के लिए इक़्तिदार को ठोकर मारता हूं, ऐसे वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान की जो तारीख तो ये लॉयल्टी फिर जो ओथ लिया जाता है, लॉयल्टी एक शख्सियात के साथ होती है या फिर पाकिस्तान के शख्सियात नहीं, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है ना, जिन्होंने उनको मेजॉरिटी दी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की लॉयल्टी पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ उनकी लॉयल्टी है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जैसे ये सदीकुल फारूक साहब आगे ये बात करें ना चपड़ासी की, बात यह है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के 16 करोड़ अवाम की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मजहर है। उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके ऊपर उनका एतराज बिल्कुल बजा है, क्योंकि जब उनकी तोहीन कोई बात की बात होती है तो वो पाकिस्तान के लोगों की तोहीन है, वो मेरी और आपकी तोहीन है। अगर आप ये चाहें कि एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर विद अ फुल आर्मी के अपना बैक के ऊपर वो बैठा हो और उसको आप बिल्कुल जो है वो ना करें, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आप रोज अदालतों में बुला लें और उसकी तजलील, जिस तरह हम हुकूमत से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तजलील नहीं होनी चाहिए, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा आइन और कानून की नजर में सब बराबर है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाए कि सदर और वजीर आज़म। आखिरी पॉइंट सिर्फ मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखिए गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह फारूक अमजद मीर साहब ने पंजाब की गवर्नमेंट की बात की है, ऊपर की है, पाकिस्तान में दो इश्यूज हैं बड़े, एक एक्सट्रीमिज्म है और एक एनर्जी का क्राइसिस है। मुझे ये बताएं कि पीटीआई का और मुस्लिम लीग नून का इन दोनों इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या चीज कभी सामने आई है? हमें पता है कि ये क्या करेंगे आकर के, इनको तो कुछ खुद भी नहीं पता। क्रिटिसिज्म करना हमेशा आसान होता है। 600 अरब रुपए का डेफिसिट है सर्कुलर, मुस्लिम लीग नून बताए क्या करे। पीटीआई ने एक एनर्जी पॉलिसी दी। आपके जो लीडर्स हैं इस वक्त, वो क्या वाकई अवाम के खादिम आपको नजर आए? जहां तक देखिए, जहां तक हमेशा चीजों के देखने के दो रुख होते हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजें देखनी चाहें तो बहुत सारी, जैसे कुछ चीजें हैं जो पार्लियामेंट का क्रेडिट है, जिसमें सदीकुल फारूक साहब की पार्टी का भी क्रेडिट है, जो 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम हुई है। चले वो तो हम हमेशा कहते हैं तरमीम से लोगों का पेट नहीं भरे ना, हम हमेशा यही बात करते हैं कि इन तरमीम में आम आदमी को देखे ना, एक चीज हुई है 18वीं तरमीम के नतीजे में बहुत बड़ी डेवोल्यूशन हुई है प्रोविंसेस को। प्रोविंसेस का रोटी कपड़ा और मकान की जो आप बात कर रहे हैं, अब बुनियादी तौर के ऊपर प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है कि रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी ले। चले वो जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोवाइड करें प्रोविंसेस को। ये 2010 में हो गई थी, ठीक है ना, 2 साल तो और मजीद गुजर गए, 2012 हो गए, तो हालात तो बिल्कुल नहीं बदले। सदीकुल फारूक साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। लैपटॉप को उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा कि आप चले इतने बुरे नहीं है, ठीक है, हम फवाद चौधरी साहब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको ले जाएंगे आप आम आवाम के साथ, फिर आप उनसे खुद जाके पूछिएगा कि उनके हालात किस किस्म के। सदीकुल फारूक साहब, आप लैपटॉप बांटते हैं, वो बेनजीर इनकम कार्ड बांटते हैं, आप लैपटॉप अपने साथ एसोसिएट कर देते हैं कि जी ये नवाज शरीफ ने बांटा, ये शहबाज शरीफ ने बांटा। पैसा तो आवाम का ना, जहां से गया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी बेनजीर साहिबा के नाम पे दिया जा रहा है, लेकिन पैसा तो आम पाकिस्तानियों के ना, उनके टैक्स का पैसा है। तो ये शख्सियात के साथ क्यों मंसूब करते हैं जो भी आप लोग चीजें लोगों को देते हैं? मैं इस पे अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ फवाद चौधरी साहब को, ये पीपल्स पार्टी में गए हैं। ये बड़े अच्छे वकील, पहले ये परवेज मुशर्रफ की इसी तरह वकालत करते थे, आज माशाल्लाह उसी जोर शोर से पीपल्स पार्टी की वकालत कर रहे हैं। पता नहीं फीस इन्हें मिलती है या नहीं मिलती, बहरहाल ये वकालत कर रहे हैं। दे लूं यहाँ पे आपको? अच्छी बात, बड़ी सलाहियत नहीं, बाद में अपनी बारी पर। अच्छा मैं दूसरी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, पर्सनल बात के जवाब ले लो, सुन लेना आप। आगे पर्सनल अपने वक्त अपनी बारी पे कर दीजिए, अपनी बारी पे करें। आपने बात की, मैं आपके 2 पॉइंट जो हैं यार, मैंने आपको खराज तहसीन पेश किया है। ओनली फूल्स डोंट चेंज देयर माइंड, या फूल्स अपना माइंड चेंज नहीं करते, या वो बिल्कुल कोई और पार्टी लेती नहीं है। सदीकुल फारूक साहब हैं, उनमें माशाल्लाह ये दोनों खूबियां बदरजा उत्तम मौजूद है, लिहाजा उन्होंने मैं जनाब शुक्र है कि अगर आप पहले फूल थे तो आज वाइज हैं, ये अच्छी बात है, आज वाइज हैं आप, अच्छी बात है। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम को तलब करना जो है गोया ये उसकी तौहीन है। अदालत ने यही किया ना कि वजीर आजम साहब आए, उन्होंने तौहीन अदालत की है। ये वकील हैं, अगर अदालत तलब करती है और वजीर आजम ये समझे कि इसमें मेरी तौहीन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो वजीर आजम ना आइन में यकीन रखता है, ना अदलिया की बालादस्ती। कैसा लगेगा अगर अदालत में आप बार बार ना करें ना, अब आप 1 मिनट अपनी बारी पर करें ना बात। अगर अदालत में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो पेश हो सकते हैं, तो वजीर आजम उनके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है, इन्हें पेश होना चाहिए।
दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और ये बात, यही आइन कहता है, यही जो इस वक्त आइन मौजूद है कि उन्होंने उसके फैसलों पर अमल दरामद करना है, वो अमल दरामद न करे कि जी वो आर्टिकल 6 की सजा ये है और तहीने अदालत की सजा 6 महीने है, तो मैं 6 महीने लेकिन फिर मियां साहब इस बात को मैं छोड़ देता हूं। मुहासबा करेंगे वो लैपटॉप पे जरा आते हैं, मैं लैपटॉप पे आता हूं। लैपटॉप और देखिए पहली बात तो ये है, ये अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के चक्करों में ना आप लोग भी जहां तक एनआरओ पे फैसले का ताल्लुक है, जब हमने ये कहा, आज जो हमने स्टैंड लिया हुआ है, तो हमने उस वक्त तक आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ एनआरओ का फैसला नहीं आया था। जब फैसला आ गया तो आज हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराएं ना, लेकिन आप वो आप भी कह रहे हैं, कोर्ट भी कह रही है हमारे फैसलों पर अमल दरामद कराएं, हम ये कह रहे हैं और हम ये भी ऐलान कर रहे हैं, हम ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस मसले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो हम आवाम की अदालत में जाएंगे। इत्तेहादी जमात है, आप कैसे कह रहे हैं कि उनके फैसलों पे हम अमल दरामद कराएंगे? वो एक स्टेट ऑर्गन है, एक प्रोसीजर है को अमल कराने का। हमारा आईनी फर्ज है, ये हमारा आईनी फर्ज है कि इस मुल्क में इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। हम रूल ऑफ लॉ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को मजीद मुतनाज़ा कर रहे हैं ये बात करके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद आप कराएंगे। भाई यू हैव नथिंग टू डू विद सुप्रीम कोर्ट। सोनिया नया आया ना, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्गन है, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मुझे रियासत का काम तो वो करेंगे, लेकिन हमने अदलिया की आज़ादी के लिए अदलिया की आज़ादी के लिए आप चलेंगे, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदलिया ने अपने फैसलों पर सिद्दीकुल फारूक साहब खुद से अमल दरामद कराना है। मैंने पॉइंट उठाया था लैपटॉप का और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो कार्ड्स है ना, मैंने उनका पॉइंट उठाया था, उसका तो मुझे जवाब दिया नहीं गया। वो शख्सियात पे आपने कार्ड्स बांट दिए, शख्सियात पे लैपटॉप दे दिए गए। 731 करोड़ रुपए का जवाब कोई नहीं है। आप दूसरी बात मैं ये करूंगा, चले मैं आपका जवाब पहले देता हूं। देखिए, अगर मेरिट पर मुझे बिल्कुल कतई कलामी माफ, मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और बिल्कुल आप ही से इसी को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो कार्ड्स और लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, आम पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा उसे बांटे जा रहे हैं, ये कोई अपनी जेबों से नहीं दिए जा रहे जहां से वोट बैंक बढ़ाने के चक्रों पर। इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल ये उठाएंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे से जो इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है, अपनी ज़ाती तस्वीर और शख्सियात की तस्वीर लगाकर, और कहा जा रहा है कि हम शहरियों को और पाकिस्तान के आम आवाम को ये तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। हम बात करते हैं BISP की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 47 अरब रुपए रखे गए और इसी तरह 12 अरब रुपए लैपटॉप के लिए रखे गए, और उस पर जो इश्तिहार भी चल रहे हैं और साथ में मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, इसी तरह बेनज़ीर साहब की तस्वीर है, साथ में आसिफ अली जरदारी साहब की है। फारूक अमजद मीर साहब, ये पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा, मैं बिल्कुल जवाब लेती हूँ, सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे जवाब लेना, थोड़ा सा ऐड करते हैं फारूक अमजद मीर साहब को। तो ये टैक्स का पैसा ये इश्तिहारी इंतखाबी मुहिम के चक्रों में इस वक्त लगाया जा रहा है? ये मेरा ख्याल है ये कोई पुरानी आदत है। ये वो मेहरान बैंक केस में यूनुस हबीब से भी पैसे लिए गए और सरकारी जो है वो अपनी मुहिम फिर चलाई गई। उसी तरीके से अगर आप देखें, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत में ना शामिल हैं, ना उनका कोई ताल्लुक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके ये लैपटॉप किस हैसियत से बांटते हैं, सवाए इसके कि मैं ये समझता हूँ कि ये करप्शन की एक नई शक्ल है और ये हुकूमत भी उतनी करप्ट है। अगर इसको ये पकड़े जाने का खतरा ना हो, करप्शन से पाक वो हो सकता है जिसको अल्लाह का खौफ हो। जो किसी और खौफ की वजह से बचता है वो करप्शन से पाक कभी नहीं हो सकता। जहां उसको मौका मिलेगा, वो यूनुस हबीब से पैसे पकड़ने हो खुफिया तौर पे, या वो पैसे जो है वो पंजाब हुकूमत के लगा के जाती कैंपेन करनी हो, ये कभी बाज नहीं आएंगे। इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा जो है वो इस्लामाबाद में भी हो रहा है और लाहौर में भी हो रहा है, और इन दोनों जानिब जारी, इन दोनों की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अवाम ये सोचने पे मजबूर हैं कि जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके असम्बलियों के जरिए हुकूमतों में भेजा था, वो लोग जो है वो किसके लिए हुकूमत कर रहे हैं। और ये जो 18वीं तरमीम की बात हुई, ये पंजाब हुकूमत जो है उसको मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि महंगाई में पंजाब में और बाकी सूबों में कोई फर्क है? अगर नहीं है तो हमें बताएं कि क्या फर्क है। और दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में गुजारिश करना चाहता हूं, पंजाब में जो गैस से महरूम कर दिया गया है पंजाब को,
उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करने की वजह से उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब लेंगे या शहबाज शरीफ साहब लेंगे? पंजाब में जो सनतें बंद हो रही हैं वो नहीं जिम्मेदारी आसमा, मुझे 2 पॉइंट्स ऐड कर लेने दें ताकि सदीकुल फारूक साहब उसका जवाब दे दें। पहली बात यह है कि देखिए जब से आए हैं ना, सबसे पंजाब गवर्नमेंट आई है, इन्होंने पहले साल देखे सस्ती रोटी स्कीम शुरू की 20 करोड़ रुपया, अब अगले साल उन स्कीमों का कोई पता नहीं। दूसरे साल येलो कैप शुरू की, तीसरे साल उसका कुछ पता नहीं। तीसरे साल आशियाना शुरू की, चौथे साल उसका कुछ पता नहीं। चौथे साल अब दानिश और लैपटॉप शुरू कर दिया है, अब 5वें साल इसका भी कुछ पता नहीं होगा। कंसिस्टेंसी नहीं है किसी एक पॉलिसी में इनकी, एंड दे हैव वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीज ऑन पब्लिसिटी, ऑन चीप। और ये लैपटॉप और देखिए पॉलिटिकली भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा एक आखिरी पॉइंट सदीकुल फारूक साहब, दोनों जी जी सदीकुल फारूक साहब, इतना पैसा जाया कर दिया गया सिर्फ इश्तिहारी मुहिम में। जी बिल्कुल आप जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे आप। पहली बात यह है कि जो दानिश स्कूल हैं वो मुसलसल बन रहे हैं, कोई वो रुके नहीं हैं, और इनमें गरीबों के बच्चे, यतीम जो बड़े बड़े स्कूलों में और एचिसन में और हसन अब्दाल में जो नहीं पढ़ सकते थे वो इंशाल्लाह यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। दूसरी बात सुने ना आराम से, फिर ये क्या, फिर आप बोलते रहे फिर मैं चला जाता हूं। अच्छा जवाब दें आप। फिगर्स नाल भी को सपोर्ट कर 2 वकील हैं आप, 2 कम अज कम अपने वक्त पर अपना जो है बात करें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो बिलाशुबा कौम का पैसा है, ये जो लैपटॉप की बात हो रही है, ये लैपटॉप बाकायदा मेरिट पर तकसीम हो रहे हैं। जिन लोगों के रिजल्ट्स, जिन नौजवानों के ये रिजल्ट्स हैं, ये क्वालिफिकेशन है, उन्हें अब मिलेंगे। और ये आजकल आप लोग तो पहली और दूसरी जमात में आजकल कंप्यूटर जो है वो अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके बगैर तसव्वुर नहीं होता। सुने एक मिनट, ये इन्हीं लोगों का, ये इन्हीं लोगों के टैक्स का पैसा है जो इन पर इस्तेमाल हो रहा है। नवाज शरीफ सुन लेना, मेरा जवाब आप सुनेंगे नहीं। इतराज इस पे टीवी पे कमर्शियल चलता है, टीवी पे कमर्शियल चलता है, सुनते पंजाब मियां नवाज शरीफ की तस्वीर उसके साथ क्यों लगाई जाती है? उनके कारकुनों में तकसीम नहीं कर रहे। 731 करोड़ रुपया आपने लगा दिया है, खुदा का खौफ करें। इसमें तो पूरे हर जिले में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बन जाते हैं। वो पीपल्स पार्टी का हो, वो बच्चा तहरीक इंसाफ का हो, वो जमात इस्लामी का हो, वो किसी का हो, सबको एकराज किताब जरूरी है या लैपटॉप जरूरी है? अब सिर्फ इतनी बात नहीं है, अब सिर्फ इतनी बात नहीं है, किताबें दे नहीं पा रहे, लैपटॉप दे रहे हैं। ने जब इख्तिदार संभाला उस वक्त हेल्थ का बजट 11 अरब रुपए था, आज वो बजट 70 अरब रुपए है। किसकी वजह से? आज अस्पताल, यार आप या तो बात सुने ना, क्या बात सुन ले फवाद चौधरी साहब, आप सुन ले, आपसे भी मैं पूछती हूं, मैं बिल्कुल इनसे भी पूछूंगी ना, 1000 रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रखे और गए, ये मुझसे सवाल पूछें या आप सवाल पूछें, कोई एक बंदा करे ना, क्या आपकी जगह इन्होंने ले लिया? नहीं बिल्कुल नहीं लिया, आप जवाब दें जी सदीकुल फारूक साहब। मैं ये कहता हूं कि ये जो अपना बजट हुआ है सेहत का 11 अरब से 70 अरब रुपए, ये आज गुर्दों का इलाज मुफ्त हो रहा है, दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त हो रहा है, इमरजेंसी के बाहर 252 मेडिसिन की लिस्ट लगी हुई है, इमरजेंसी में वो तमाम दवाएं मुफ्त मिल रही हैं। पर यहाँ जुडिशरी की तनख्वाहें पड़ी हैं ताकि उनको रिश्वत से आजाद किया जाए, ताकि वो लोग जो छोटी मैं बिल्कुल आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल। मैं जरा फवाद चौधरी साहब से भी पूछ लूं ना, 1000 रुपया जो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट में रखा, फिर आपने आम शहरियों को भिखारी बना दिया, 47 अरब रुपए रखे गए, वो उनसे जवाब पूछ रही है या मुझसे? मैं सदीकुल फारूक साहब, ये फवाद चौधरी साहब से बात कर रही हूँ कि आपने भी तो फिर देखे उन्होंने लैपटॉप बांटे तो आपने भी 1,000 रुपए के पीछे कौम को लगा दिया। देखिए आसमा, कई इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, कई इकोनॉमिक थ्योरीज हैं। कई लोगों का ख्याल है कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन से जो बहुत गरीब लोग हैं उनसे निपटने का तरीका यह है कि आप उसको डायरेक्ट सब्सिडी करें। दूसरा तरीका यह है कि आप इनडायरेक्ट सब्सिडी करें। आप जो लोग हैं उनके लिए मसलन अगर आप पेट्रोल की कीमत को सब्सिडाइज कर देते हैं तो उसमें शायद जो सब्सिडी है वो जो बहुत गरीब लोग हैं उन तक नहीं पहुंचेगी, वो और लोग ले लेंगे। मुख्तलिफ इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, उसमें आ जाता है। BISF में और लैपटॉप्स में एक फ़र्क है। BISF इंतहाई गरीब लोगों के लिए है जो ख़ानदान को 1000 रुपया उसको जो है वो सपोर्ट मिल रही है। ये जो इसके ऊपर एतराज़ ये है और जो सस्ती रोटी के ऊपर एतराज़ ये है कि देखिए इन्होंने 731 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है लैपटॉप्स के ऊपर उस सूबे में जहां किताबें नहीं है। प्रायोरिटीज होती है ना, लैपटॉप्स होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, सबके पास होने चाहिए, बट जहां किताबें ना हो, जहां पर आपकी उपस्थिति ना हो। मेरा आप अगर दोनों एक सवाल सुन लें, आप लोगों ने अच्छी अगर स्कीम्स शुरू की, आप मरकज की बात करते हैं, पंजाब हुकूमत की बात, मेरा सिर्फ एक एतराज
कि फिर इनके साथ आप अपने कायदीन की बड़ी बड़ी तस्वीर, टीवी पे जो इश्तिहारी मुहिम चलती है उसमें बड़ी बड़ी तस्वीर, तो ये फिर इलेक्शन कैंपेन के तौर पे ना, इंतखाबी मुहिम के तौर पे यूज की जा रही है कि जी हम ये शायद आपको ग्रांट कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से तोहफे के तौर पे आपको दे रहे हैं। जो बेनजीर भुट्टो BISF है ना, वो बेनजीर के नाम की वजह से उसको इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप्स मिली हुई है। उसमें गिलानी साहब की तस्वीर, फरजाना राजा की तस्वीर, जरदारी साहब की तस्वीर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तस्वीर ना छुपे तो उसको ओनरशिप कैसे मिलेगी? जो फारूक अमजद मीर साहब का एतराज नवाज शरीफ साहब पे इसलिए है कि वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते, और ये तो खैर माशाल्लाह कंप्यूटर बांट रहे हैं ना, रायवेंड का घर जहां वो रहते हैं वो भी पंजाब हुकूमत चला रही है ना इस वक्त। बेनजीर साहब का सरकारी ओहदा है, तो बेनजीर भुट्टो की वजह से तो वो पैसे मिल रहे हैं ना आपके, तो अगर लीडर की तस्वीर छाप जो मिल रहे हैं वो नवाज जी फारूक अमजद मीर साहब सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरा एतराज ठीक आपको लग रहा है, मेरा एतराज ठीक है फारूक अमजद मीर साहब। एक फिक्र मैं 1 मिनट नहीं, मैं फारूक अमजद मीर साहब के 2 सवालों का यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात इन्होंने ये फरमाई है कि महंगाई क्या पंजाब में कम हुई है दूसरे सूबों के मुकाबले में। मुझे यही अफसोस है कि तहरीक इंसाफ की अक्सर लीडरशिप का कोई विजन नहीं है, इल्म नहीं है। ये जो इक्तिसादी मामलात हैं बुनियादी तौर पर मरकजी हुकूमत की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसियों का नतीजा पॉलिसी का होते हैं। असर जो एक लम्हा सुने, जिसको इक्तिसादियात नहीं आती वो ये बात करे। अगर इक्तिसादियात की बात करेंगे तो ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसियां मरकजी हुकूमत की गलत हैं। नोट वो छाप रहे हैं, नोट पंजाब हुकूमत नहीं छाप सकती, मरकजी हुकूमत छापती है। बड़े कर्जे वो ले रही है, अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मरकजी हुकूमत ले रही है। दूसरी बात इन्होंने फरमाई है पंजाब की गैस से महरूमी। फिर इसका यह मतलब है कि वकालत के बावजूद अमजद मीर साहब को 18वीं तरमीम की अहमियत का कुछ पता ही नहीं है कि 18वीं तरमीम क्या है। इसीलिए इनका लीडर जो है, सुन ले एक चंद सेकंड, इसीलिए इनका लीडर कभी ये कहता है कि मुझे गवर्नर सिंध लगा दो तो मैं सिंध के मसले हल कर दूंगा, हालांकि गवर्नर के कोई इख्तियारात नहीं है, इनका विजन नहीं है। आज इनका लीडर 90 दिन की बजाय मैंने सुना कहते जी मैं 9 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, कल वो कहेंगे 9 मिनट में करप्शन खत्म करूंगा, उसके बाद कहेंगे लो जी मैं बैठ गया, करप्शन खत्म हो गई है। ये तो इनका विजन है। मीर साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो हमने एक पॉइंट उठाया था कि अगर ये चीजें बांटी जा रही है तो शख्सियात की क्या तस्वीर साथ में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मुझे एक बड़ा अफसोस है कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो कंपैरिजन किया है बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के और नवाज शरीफ साहब जो हयात हैं उनका, तो वो तो एक फौत शुदा खातून की तस्वीर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह जिंदा हयात हैं, या इनकी नज़र में उनकी कोई और तरह की अहमियत है? मुझे जवाब देने जैसे दिक्कत साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। सर जिंदा बंदा जो है, चले मेरा ये मतलब है कि वो आप कह रहे हैं और वो भी कि क्या नवाज शरीफ साहब पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। अच्छा जवाब देने देना उनको सिद्दीकुल फारूक साहब, आप बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल आप उनको जवाब देने दें, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। क्या हर्ज है? और अभी कोई इलेक्शन नहीं आया कि चलिए मैं ब्रेक लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है और मैं यही पॉइंट उठाऊंगी। शख्सियात को ज्यादा प्रमोशन की जाती है, अवाम के टैक्स का पैसा, और लगता कुछ ऐसे कि ये टैक्स का पैसा नहीं, ये खैरात के तौर पे ये शख्सियात अपनी जेबों से पाकिस्तान के अवाम को दे रही है। यही पॉइंट उठाएंगे कि पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के जमहूर के साथ जो वादे किए गए वो वादे नहीं पूरे हुए, तो इसमें तौहीन किसकी होती है? तो क्या ये सवाल हम उठा सकते हैं या नहीं कि पाकिस्तान के अवाम की तौहीन होती है कि उनके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए? इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल तो यही पैदा होता है कि जमहूरियत के 4 साल दौर में पाकिस्तान की जमहूर कहाँ गई, और ये क्या 4 साल सिर्फ शख्सियात की प्रमोशन के लिए रहे या शख्सियात को बचाने के लिए 4 साल सर्व कर दिए गए? ये सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कुछ ऐसा ही हुआ इन 4 सालों में? इन 4 सालों में बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके ख़ुसूसन पंजाब में कहूँगा कि हमें इसके बावजूद आइन और जमहूरियत का तसलसल ही चाहिए। इस मुल्क में अयूब खान 58 में आया और या समेत 71 में 13 साल में मुल्क तोड़ के चला गया। जमहूरियत का तसलसल चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। जमहूर फिर कहां गए इस 4 साल में? जमहूर किधर गए? पाकिस्तान के अवाम कहां गए? सेकंड मुझे दे दें, बिल्कुल बोलिए, मैं उस पे आता हूं। चंद सेकंड मुझे दे। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो 4.5-5 साल के लिए, और फिर 12 साल ज़ियाउल हक के। उसके बाद फिर 2-2 साल 18-18 महीने के लिए 2-2 अपना जो है वो टेन्योर हुए। फिर परवेज मुशर्रफ के 8.5 साल। अगर ये मार्शल न लगता, ये चीज़ें ना होती, पार्टियां भी ऑर्गेनाइज हो गई होती, अकाउंटेबिलिटी भी होती, अदलिया इंसाफ दे रही होती, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही होती। चलिए ये 4 साल तो दे दिए ना। अब में से एक मार्शल लॉ ना लगता तो नवाज शरीफ साहब भी ना होते।
बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, इतना बेहतर हो सकता था कि जिसका तस्वुर कम किया जा सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी जो मरकज़ में भी है, जो 3 सूबों में भी है, उसकी देखें ना, जिस पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल के बाद ये कहे कि अब हम तरजीहात को तब्दील कर रहे हैं, जिस पार्टी का वज़ीर आज़म अपने 100 दिन का प्रोग्राम का ऐलान करे और ये कहे कि 10 लाख मकान सालाना बनाएंगे और 10,000 सालाना भी ना बनाए जाएं, जिस पार्टी का वज़ीर आज़म करप्शन के खिलाफ कुछ ना कर सके बल्कि करप्शन के दिफा के लिए उठ खड़ा हो और शहीद करप्शन के लिए शहीद होना चाहे, तो वो पार्टी फिर क्या डिलीवर करेगी? इसका मतलब 4 साल फिर शख्सियात को बचाने में लग गए ना, प्रमोशन में लग गए। तो जिन्होंने ये काम किया है शख्सियात को, करप्ट शख्सियात को बचाने की, वो उनसे कौम हिसाब जरूर लेगी और अदालत भी हिसाब लेगी, अदालत भी हिसाब लेगी। तो फिर मेरा वही सवाल है ना, फिर जमहूरियत ने जमहूर के साथ जमहूरी ने, ये जमहूरियत की बात नहीं है। सदीकुल फारूक साहब, आप तो जलसे से तकरीर शुरू कर देते हैं। ये आईनी निजाम है, इस पर अमल दरामद न करने वाले मुजरिम हैं, वो अफराद हैं, वो निजाम नहीं है। लेकिन जवाब दे तो पाकिस्तान के अवाम को है ना, वादे किए जाते लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते, तो तौहीन तो फिर पाकिस्तान के अवाम की हुई। जी फवाद चौधरी नहीं, वादे कौन से पूरे नहीं किए गए? देखिए, सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी के अगर आप मंशूर के ऊपर आ जाए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी हम जो है मुल्क में जो अमली जमहूरियत कायम करेंगे, चीफ जस्टिस को बहाल करेंगे। नहीं, उन्होंने कर दिया ना सर, लोड शेडिंग। देखो आसमा, आप कंफ्यूज कर रही है ना, आप पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्नेंस से कंफ्यूज कर रही हैं। ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल नहीं। तो अच्छा, तो आप गवर्नेंस को आप समझती हैं कि देखिए ना, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नेंस से ताल्लुक है, गवर्नेंस भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नेंस क्राइटेरिया है ना, तो फिर तो ब्रिटिश राज बहुत अच्छा था, फिर तो हम कभी भी आजादी ना लेते। अगर जो मार्शल लॉज की गवर्नमेंट होती है, कहा गया था 2009 तक मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये छोटी सी मिसाल हुई। 2012 में हम दाखिल क्यों नहीं हुई? वजह है ना, वजह है 18 घंटे की लोड शेडिंग। आसमा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की लोड शेडिंग 2009 में खत्म नहीं हो सकी। आपके पाकिस्तान में इस वक्त पीटीआई है, PMLN है, मीडिया है, किसने तजवीज पेश की है कि हम 600 बिलियन का जो सर्कुलर डेट है वो 2 हफ्तों में खत्म कर सकते हैं, और बता दें, आप तरीका बता दें, अमल कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता ना चीजें। सिर्फ आसमा एक सेकंड में पॉइंट है, नहीं पॉलिसीज में एक सेकंड में बात यह है कि जो गवर्नमेंट है ना, आप देखें 124 लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो पॉलिटिकल सक्सेस ली है पाकिस्तान में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। गवर्नेंस पार्ट के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स हैं, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एनर्जी का हमारा इशू है, हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म है वो इशू है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैंक हैं सब तमाम जमातें। हमारे इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना जरूरी है। लेकिन पीटीआई या PMLN की तरफ से कौन सा कोई मौजज़ा नुमा डॉक्यूमेंट आ गया कि जिसके ऊपर अमल करके हम कर सकेंगे? पीटीआई से पूछ लेती ना कौन सा मौजज़ा है कि जिससे वो करेंगे। लेकिन गवर्नेंस के इशू फारूक अमजद मीर साहब शायद अवाम से ही रिलेटेड है। जब अवाम से वोट लेने जाते हैं तो कहा जाता है सिर्फ गवर्नेंस इशू नहीं होता ना, सिर्फ आधा सेकंड में मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं। आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान इंपॉर्टेंट है, और वो सूबों की जिम्मेदारी है कि वो सूबों की जिम्मेदारी है रोटी कपड़ा और मकान दे। लेकिन सिर्फ गवर्नेंस अगर इशू होता ना, तो फिर हम ब्रिटिश राज से आजादी ना लेते, हम मार्शल लॉ से ना आजादी लेते। आजादी भी तो इंपॉर्टेंट है ना दुनिया में। प्लान क्या है कि ये तो कह रहे हैं कि प्लान अगर कोई दे तो हम उस पे अमल प्रोग्राम का आपका वक्त ज्यादा नहीं है, मैं मुख्तसरन एक एक्सट्रीमिज्म इस वजह से है कि हम एक किसी गैर मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। इस हुकूमत ने क्या कोशिश की है उस जंग से बाहर निकलने की, ये हमें बता दें। इस जंग से बाहर निकले, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे एक्सट्रीमिज्म पे काबू आ जाएगा। दूसरी जो ये बात करते हैं पॉलिसीज की, पॉलिसीज आप दुनिया की बेहतरीन ले आएं, जब उस पर अमल दरामद कराने वाले अपनी जेबें भरने पर लगे हों, दुनिया की बेहतरीन पॉलिसीज फेल होंगी। यही इस मुल्क में हो रहा है। इस मुल्क में पॉलिसीज जो हैं वो अच्छी बुरी जैसी भी हैं, उन पे अमल नेक नीति से जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, अवाम की हालत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सदीकुल फारूक साहब से मैं एक सिर्फ सवाल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क में अब इलेक्शन नहीं लड़ना, जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शन नहीं लड़ना, उनकी तस्वीरें लगे, हमें उसमें भी एतराज है, लेकिन एतराज कम हो सकता है। या तो ये कह दे नाम पे वोट लिया जाता है ना? नहीं, मेरी सुन ले, या तो ये कह दे कि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन नहीं लड़ना। एक ऐसा आदमी जो हुकूमत किसी में शामिल नहीं है, उसकी जाती प्रोजेक्शन जो है वो किस कानून के तहत जो है वो करप्शन से पाक है, ये मुझे जरा समझा देंगे। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। और गवर्नेंस का जितना बुरा हाल पंजाब में है, इतना तो वफाक में, और 800 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है फेडरेशन से सूबों को। ये तो देखे ना, पंजाब गवर्नमेंट को और इन लोगों को बुला के पूछे कि भाई आपने कैसे खर्च कर रहे हैं।
ये इक़्तिदार का बात तो ये है, पॉलिसीज नहीं अब मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इख्तियारात बज़ाहिर पिछले साल जुलाई से मिले हैं और वो पूरे तरह से नहीं मिले और पैसे भी अभी ट्रांसफर नहीं हुए, वो 12 महीने में ट्रांसफर होने हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो इन्होंने जितने हो गए हैं वो बड़ा खर्च हो गए साहब ने कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी येलो कैब स्कीम खत्म हो गई है, येलो कैब स्कीम का दूसरा मरहला ये अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। अच्छा। एक बात जो अभी फारूक अमजद मीर आप अपनी सारी स्कीमों के ऑडिट्स तो करा के पेश करें। बात यह है कि नवाज, यार एक मिनट रुक भी जाओ ना आप फवाद चौधरी साहब, आप नए नए पीपल्स पार्टी में आए हैं, 400 अरब रुपए के पैसे हैं, अब आप अक्लमंद हो गए, अब आप पता अक्लमंद हो गए, जरा रुकें अभी अपनी ऑडिट तो करा दो। ये बड़ी बोली लगती है गल करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जमहूरियत ने पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलैक्सेशन दी या नहीं दी, मुख्तसर हाँ या ना? किसमें जी? 4 साल जमहूरियत ने, 4 साल दौर ने पाकिस्तान के अवाम को पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने जमहूरियत चलने नहीं दी। और जब जमहूरियत का कोई थोड़ा सा दौर आया जो टूटी फूटी जमहूरियत है, तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जैसे लोग अभी आए हैं, इन्हें वोट के जरिए हमने आउट करना है। अगर वोट के अलावा कोई और बात हुई तो फिर ये जमहूरियत तो छोड़ें, ये मुल्क भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर चाहते हैं तो इदारे बने और वो आवाम का मसला हल करेंगे, जिस तरह आज अदलिया हल कर रही है इसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है इदारों का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को फल मिलना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ ऐसी और ही है कि लगता है कि पाकिस्तान के आम आदमी के हालात जो हैं वो जू के तू रहेंगे, उसमें बदल नहीं सकते। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।